हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रभा एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। हम लोग बात कर रहे हैं एक हमारा बेहतरीन चैप्टर जो चल रहा है वो है धातु और अधातु, और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारी बातें करी है कल की क्लास में। आज अपन कुछ और नई बातें करने की कोशिश करते हैं। धातु और अधातु की जब हम बात करें, धातु और अधातु की जब हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो है धातु के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों को हमने जब पढ़ा तो हमने एक जो पढ़ा धातु का पढ़ा हमने कि धातु का पहला गुण था वो दहन था, कि धातुओं का दहन कैसे होता है। तो दहन का अर्थ O2 से रिएक्शन है। दहन का अर्थ क्या है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया। उसके बाद हम दूसरा गुण पढ़ते हैं धातु की जल के साथ अभिक्रिया। धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके जब क्या बनाती है, वापस वही बनाती है, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती है, H2 गैस। ठीक जैसे फिर वापस धातु ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करता है। धातु ऑक्साइड लगातार जल के साथ क्रिया करेगा, जो जल में घुलनशील है धातु ऑक्साइड, वो जल से क्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? धातु के हाइड्रोक्साइड। जैसे एग्जाम्पल अपन एक रिएक्शन देखते हैं, जैसे ये वाली। जैसे क्या हुआ के की रिएक्शन 2H2O से करवाते हैं, 2 पोटेशियम लिया और हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई तो KOS बनेगा। क्या बनेगा? KOS। के धातु है, इसका हाइड्रोक्साइड बन गया। साथ ही साथ कौन सी गैस उत्पन्न होगी? H2 गैस, और ये उष्मा रिलीज होती है। ऐसा रिएक्शन हमने सोडियम के साथ किया, जल के साथ अभिक्रिया कराई तो NaOS बना, हाइड्रोजन गैस बनी। तो ये तो जब हम धातु की क्रिया किसके साथ करवाते हैं? जल के साथ, तो धातु ऑक्साइड बनता है और धातु ऑक्साइड पुनः जल के साथ अभिक्रिया करता है और धातु हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये ध्यान रखें। तो इसमें अलग अलग धातुओं की दर अलग अलग होती है अभिक्रिया करने की। जैसे पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। ये दोनों पोटेशियम और सोडियम है ना, ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। इनकी अभिक्रिया तेज और उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी का अर्थ है जिनसे उष्मा बाहर निकलती है। तो जब ये रिएक्शन होती है पोटेशियम और सोडियम की, ये दोनों ठंडे पानी में हो जाती है। कैसे पानी में हो जाती है? ठंडे पानी में जब हो जाती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें उष्मा निकलती है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और उष्माक्षेपी होती है किस, और इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकलता है। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस जलती है, इसलिए जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा ये उष्मा इसको तत्काल प्रभाव से प्रज्वलित हो जाती है, इसको तत्काल प्रभाव से जला देगी। इसलिए क्या लग जाएगी? आग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? आग। ठीक, विस्फोट भी हो जाता है, ये बात ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी होती है ना। जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया हो जाती है। कैसे? जैसे कैल्शियम है, इसका रिएक्शन 2 कैल्शियम और 2 H2 लिए तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ये ठीक है ना। अच्छा, आपको एक बात पहले ही पता है कि जब कैल्शियम की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? H2O के साथ, तो बन क्या जाएगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। भाई साहब, बिना बुझा चूना। बिना बुझा क्या होता है? चूना। बिना बुझा हुआ चूना ये, तो ये कह सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कैल्शियम के अभिक्रिया जो है वो थोड़ी उष्मा उत्पन्न करती है, इससे उत्पन्न H2 गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे कैल्शियम तैरने लगता है। क्या होता है कि जैसे ये डिब्बा है पानी का, क्या है? पानी भरा हुआ है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और आप लोगों ने एक भुंडा सा काम किया, इसमें आपने कैल्शियम धातु डाल दी।
कैल्शियम धातु डाली तो क्या होगा, अभिक्रिया होगी तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी। H2 गैस बेटा क्या करेगी, H2 गैस क्या करेगी, सिंपल सा काम करेगी, H2 के बुलबुले बनेंगे वो इसके चिपक जाएंगे, बुलबुले इसके चिपक जाएंगे तो ये क्या करेगी, ये जो धातु है ये धातु तैरने लगेगी, जिससे धातु कैल्शियम है ये क्या करेगा, तैरने लगेगा। ठीक है ना। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ रिएक्शन कैल्शियम की तरह ही अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम जो है वो अभिक्रिया किसके साथ करता है, गर्म जल के साथ करता है, और वो कैल्शियम की तरह ही करता है, इसकी तरह ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले वापस मैग्नीशियम के ऊपर चिपक जाएंगे, जिससे मैग्नीशियम ऊपर पानी के ऊपर तैरने लगेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एल्यूमिनियम की। जब हम बात करें एल्यूमिनियम एल और आयरन Fe, फेरम और जिंक Zn, ये जैसी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये जो है वो किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, सीधी सीधी भाप के साथ करते हैं। तो आपको बात समझ आ गई, कुछ ठंडे पानी के साथ करते हैं, ये जो है ये थोड़ी नॉर्मल जल के साथ ही अभिक्रिया हो जाती है। ये अपने एल्यूमिनियम की जल के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, सुनो। जब एल्यूमिनियम की जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता है। ये क्या बनाता है, सिर्फ ऑक्साइड। ये भी तो ऑक्साइड बना, Fe3O4 एल्यूमिनियम Al2O3, और कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कुछ और है, लेड Pb, कॉपर Cu, सिल्वर Ag और सोना Au, ये जल के साथ अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करता है। ये लेड, कॉपर और सिल्वर और सोना, गोल्ड, ये सब ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करती। चाहे ठंडा जल लाओ, चाहे गर्म जल लाओ, चाहे भाप लाओ, कैसा भी ले आओ, तो ये अभिक्रिया नहीं करेगी पानी के साथ। फिर तीसरे नंबर की आती है धातु की अम्लों के साथ रिएक्शन। धातु की अगर अपन अम्ल के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या करेगी, तो जैसे तनु, ये धातु है, ये अपन अम्ल सार में पढ़ा ही था, तो ये तनु अम्ल के साथ रिएक्शन कराओगे तो लवण बनेगा, और कौन सी गैस बनेगी, H2 गैस बन जाती है। ये हमेशा से बताया हुआ है, जब हम लवण पढ़ रहे थे तब भी धातुओं के साथ रिएक्शन हम करवा रहे थे, पता ही होगा आपको। तो देखो यहाँ सुनो, मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl यानी कि अम्ल के साथ कराई तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया MgCl2, और साथ में कौन सी गैस, साथ में बन गई ये हाइड्रोजन गैस। एल्यूमिनियम की HCl के साथ तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। यहाँ पर Zn, जिंक की किसके साथ करवाई, HCl के साथ, तो ZnCl, और कौन सी गैस बन गई, H2 गैस। तो ये फॉर्मूला याद रखना, जब आप धातु की रिएक्शन तनु अम्लों के साथ, या सिंपल सा ये तनु न दे, सिर्फ अम्ल दे, तो क्या होगा, लवण तो बनेगा ही बनेगा, साथ ही साथ कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया या धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएं तो क्या बनेगा, कौन सी गैस निकलेगी, तो वो कहेंगे लवण बनेगा, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। धातुएं, ये जो पॉइंट लिखे हैं इनको एक एक को पढ़ते हैं, सुनो। धातुएं नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं करती है। हाँ, धातुएं जो है वो नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या नहीं करेगी, गैस उत्सर्जित नहीं करेगी। पूछे क्यों, क्योंकि HNO3 प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल बना देता है। ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है कौन, HNO3। ये क्या करता है, जब किसी धातु के साथ रिएक्ट करता है, जब क्या करता है, किसी धातु के साथ रिएक्ट करता है तो यहां से क्या निकलनी चाहिए, तो H2O, लेकिन ये प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी कि क्या करता है, ऑक्सीजन दे देता है और कहता है मौज करो, इसको ऑक्सीजन दे दिया तो ये क्या बन गया, H2O, जल बन गया, तथा स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में बन जाता है। इसने तो दे दिया इसको, फिर क्या बन जाता है, NO2 बन जाएगा, या फिर
NO बन जाएगा या N2O बन जाएगा। नाइट्रोजन के किसी भी ऑक्साइड में बदल जाएगा, N2O, NO और NO2 बन जाएगा, में अपचित हो जाता है। ठीक बात। अपचित, अप का अर्थ ऊपर जाना। ऊपर कब जाता है व्यक्ति? जब ऑक्सीजन की कमी होती है। और ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई? क्योंकि इसने ऑक्सीजन फटाक से हाइड्रोजन को दे दी। और जो हाइड्रोजन या किसी को भी ऑक्सीजन देता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। और ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है। फिर है मैग्नीशियम व मैग्नीज, Mn, ये कैपिटल M और N, और ये भी कैपिटल M है, ध्यान रखें इस बात का। अति तनु, बहुत ज्यादा तनु SNO3 के साथ अभिक्रिया करते हैं तो H2 गैस उत्सर्जित करते हैं। ये मैग्नीशियम और जो है मैग्नीज, ये जब भी किसके साथ? HNO3 के साथ। अभी ये HNO3 धातुओं के साथ सामान्यतः अभिक्रिया करता है तो जल देता है। क्या देता है? पानी। और जबकि मैग्नीशियम और मैग्नीज दोनों में से किसी एक की रिएक्शन आप तनु HCl के साथ कराओगे तो ये क्या करेगा? H2 गैस दे देगा। ठीक बात, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, और कुछ बातें और लिखी हुई है, सुने और समझे। कॉपर तनु HCl के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर जो है वो तनु HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इस प्रकार अभिक्रियाशीलता का एक घटता क्रम निम्न प्रकार बनता है। इस प्रकार आपको एक चीज समझ में आती है कि कॉपर है वो तनु HCl के साथ भी रिएक्शन नहीं करता है, तो ये कॉपर ज्यादा रिएक्शन डायरेक्टेड होता है, ज्यादा अभिक्रियाशील होता है। उससे कम कौन होता है? सॉरी, कॉपर, क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो, वापस सुनो, बाय मिस्टेक मैं कह रहा हूं कि कॉपर जो है तनु HCl के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता, और जो अभिक्रिया नहीं करते हैं उनकी अभिक्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसलिए इनका घटता क्रम। तो सबसे ज्यादा कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद फेरम, उसके बाद कॉपर। ये कॉपर जो है वो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। कम अभिक्रियाशील होता है कौन? सबसे कम कॉपर, और सबसे अधिक ये क्या होता है? सबसे अधिक। ठीक। एक्वा रेजिया की हम बात करते हैं। नीचे हमारे पास नाम आया एक्वा रेजिया, इसके बारे में कुछ बातें हम करना चाहते हैं। देखो सुनो, एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया आप लो एक HCl, आप क्या लो? HCl, और सांद्र लेने सब, और एक लो HNO3। अगर आप 3:1 में इनको मिलाओ, मान लो 3 ग्राम आपने HCl लिया तो 1 ग्राम क्या ले लो? SNO3। इनको एक इस तरह से मिलाओ कि ये 3:1 में मिले। कौन? 3 तो होना चाहिए HCl, जबकि एक क्या होना चाहिए? SNO3। HNO3 होगा तो जो मिश्रण बनेगा, जो ताजा मिश्रण बन रहा है, वो क्या है? एक्वा रेजिया। वो क्या है? एक्वा रेजिया। यानी कि वापस इसमें क्या लिखा है? 3:1 में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का ताजा जो मिश्रण है वो क्या कहलाता है? एक्वा रेजिया। ये भभकता द्रव होने के साथ साथ प्रबल संसारक होता है, भभकता रहता है, जलता रहता है। ये सोने एवं प्लेटिनम को गला सकता है। ये क्या कर सकता है? सोने और प्लेटिनम को गला सकता है। ध्यान रखना, ये सोने और प्लेटिनम को क्या कर सकता है? सोने और प्लेटिनम को भी गला सकता है। ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक ही नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक, ध्यान में रह जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कौन है जो सोने को गला सकता है या प्लेटिनम को गला सकता है? तो एक्वा रेजिया। कौन सा? रेजिया, एक्वा रेजिया। फिर धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया की बात करें कि धातु की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया कैसे होती है, तो अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से
यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है। तो यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन। किसके साथ? धातु की अन्य धातु लवण के साथ। मान लो धातु लवण है, धातु ए है, ए धातु की अभिक्रिया हम करवाएं बी धातु के, कौन सी धातु के? बी धातु के लवण के साथ कराएं, तो बताओ बेटा क्या करेगी? अगर ये धातु अधिक अभिक्रियाशील है तो ये क्रिया करेगी और बी धातु को टिक ठोक देगी और खुद जुड़ जाएगी। इसलिए ये क्या किस धातु का लवण बन जाएगा? ए धातु का लवण बन जाएगा। कौन सी धातु? ए धातु का लवण बन जाएगा। साथ ही साथ बी धातु को यहां से अलग कर देगा, इसलिए एक बन जाएगी बी धातु। कौन सी धातु बन जाएगी? बी। कहने का मतलब यह है कि जो पहली धातु ज्यादा अभिक्रियाशील है वो दूसरी कम अभिक्रियाशील धातु के लवण में से उस धातु को विस्थापित करके खुद का लवण बना देती है। तो ये, और जैसे लोहा है, लोहे की रिएक्शन हम किसके? कॉपर सल्फेट के साथ कराएं तो ये क्या कर रहा है? लोहा, कॉपर बेचारा कम क्रियाशील है, इसको टिक ठोक के खुद इसके साथ सेट हो जाता है, तो क्या बन जाता है? फेरस सल्फेट, और कॉपर बेचारा अकेला फिर घूमता रहता। इसलिए ये रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक बात है। सक्रियता श्रेणी है, कौन सी श्रेणी है? सक्रियता श्रेणी। सुनो, सक्रियता श्रेणी के बारे में बात करते हैं। क्या होती है सक्रियता श्रेणी? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की सक्रियता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। एक ऐसी हमने सूची बनाई है जिसमें धातुओं को अवरोही क्रम में सेट किया है, यानी कि उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में हमने सेट किया है, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी धातुओं के सापेक्ष अभिक्रियाशीलता क्या है? तो ऐसे है। तो सक्रियता श्रेणी में ये थोड़ी सी बाहर जाएगी बेटा, क्या करें? देखो यहां से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। हमने एक ट्रिक बना रखी है। क्या? कटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, फिर हमारी क्यों होगी सिल्वर ओडी। बस कटरीना से के का मतलब पोटेशियम, फिर ने से बनाया Na का अर्थ होता है सोडियम, और फिर आया कार का Ca कैल्शियम, मांगी का Mg मैग्नीशियम, और अल्टो यानी एल्यूमिनियम Al, जैन Zn जिंक, फरारी यानी फेरस का Fe लोहा, फिर Pb लेड, हमारी का H का मतलब हाइड्रोजन हालांकि धातु नहीं है, फिर भी इसको सक्रियता श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है, काफी के साथ रिएक्शन करता है। क्यों का लिख दिया Cu, कॉपर तांबा, होगी का लिख दिया हमने Hg का अर्थ है मरकरी, फिर है सिल्वर का Ag यानी चांदी, और ओडी का Au यानी सोना। तो इसमें जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है तीनों, पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम, ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। इससे कम नीचे आएंगे घटती जाएगी अभिक्रियाशीलता, ये घटती अभिक्रियाशीलता में ये मध्यम में कौन आता है? मैग्नीशियम आता है, एल्यूमिनियम आता है, जिंक आता है, लोहा आता है, लेड आता है। ये हाइड्रोजन और कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना सबसे कम अभिक्रियाशील है। इसके नीचे प्लेटिनम वगैरह भी आ जाते हैं, लेकिन ये मुख्य हमारे काम के जो तत्व होते हैं उनको हमने सेट कर रखा। तो यहां से आपको एक बात, जब विस्थापन अभिक्रिया होती है तो जो इससे ऊपर वाला होता है ना वो नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है, किसी को भी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम धातु का लवण है और एल्यूमिनियम आके कहे कि हटा दूंगा, नहीं हटा सकता। सही है, तो इस बात का ध्यान रखें। इस नोट्स में हमने इसको वापस ट्रिक को लिखा, ट्रिक, कटरीना ने कार मांगी अल्टो जैन फरारी, फिर हमारी क्यों होगी सिल्वर ओडी। इसको याद रखोगे तो आपकी अभिक्रियाशीलता से सक्रियता श्रेणी पूछेंगे तो भी हो जाएगी, साथ ही साथ अगर कोई विस्थापन अभिक्रिया वगैरह करनी होगी तो भी हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि ये विस्थापित कर पाएगा या नहीं पाएगा, इसमें हिम्मत है या नहीं है। तो वो नेक्स्ट देखते हैं अपन, धातु एवं अधातु की अभिक्रिया।
अब हम बात करते हैं कि धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करेगी कि नहीं करेगी। तो सुनो, धातु अपना बाह्यतम कोष पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाता है। धातु के बाह्यतम कक्ष में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? त्याग करती है। त्याग करती है, इसलिए धातुएं प्लस पॉजिटिव चार्ज लाती है, ठीक है ना। जबकि इसके विपरीत में होती है अधातुएं। अधातुएं ये इलेक्ट्रॉन जो त्याग कर रही है ये ग्रहण करती है और क्या बनती है? ऋणायन बनती है। तो और क्या बनती है? ऋणायन। अधातु और धातुओं पर विपरीत आवेश होने के कारण ये परस्पर आकर्षित होता है। एक मान लो ये धातु है और धातु इलेक्ट्रॉन त्यागेगी तो कौन सा आयन आएगा? धनात्मक आयन आएगा। जबकि यहाँ पर एक अधातु है। कौन सी धातु है? अधातु है। तो अधातु है तो इसके ऊपर माइनस आयन आएगा और ये दोनों विपरीत आवेश है। धातु पर प्लस है, अधातु पे माइनस है। तो दोनों विपरीत आवेश होने के कारण ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो आकर्षित होते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल से बंध कर यौगिक बनाते हैं। स्थिर वैद्युत बल से बंध जाते हैं, जुड़ जाते हैं और क्या बना देते हैं? यौगिक बनाते हैं। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात को, आयनिक यौगिक। जो धातुएं और अधातुएं मिलकर यौगिक बनाती हैं उन्हें हम आयनिक यौगिक कहते हैं। उन्हें आप कौन से यौगिक कहेंगे? आयनिक यौगिक। धातुओं से अधातुओं में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे मान लो ये सोडियम था, बताओ सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 2, 8 और 1। ये इसका क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये क्या करेगा? इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास एक दिया तो 1 प्लस चार्ज आ गया। तो अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 और 8 और 1 था, वो इसने दे दिया तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया और ये पूरा हो गया। इसी तरह से क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन कितने नंबर का होता है? 17। तो 17 था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 18 हो गया और क्लोरीन माइनस, ये क्लोरीन आयन बन गया। ये क्लोरीन आयन यानी कि ऋणायन है और सोडियम कौन सा आयन बना दिया? धनायन आयन। अब ये ऋणायन बना गया, इसका बाह्यतम कक्ष पूरा हो गया। तो बताओ यहां पर देखो आप ध्यान से कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो इसने इसको दिया, तो बताओ Na+ और Cl- दोनों आकर्षित हुए और जुड़ गए, तो बताओ क्या बन गया? NaCl। इसी तरह से हमने बात करी मैग्नीशियम की, तो आपको पता है मैग्नीशियम की जब बात करते हैं तो कितने नंबर का आता है? 12। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2। तो इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको त्यागना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Mg- +2 हो जाएगा। साथ ही साथ कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा? 2। तो बताओ इसके बाह्यतम, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 और 8 और पिछले जो लास्ट कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन थे उसने त्याग दिए तो Mg2 हो गया और Cl के साथ रिएक्शन, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, एक ने एक Cl दूसरे को दे दिया और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को दे दिया, तो इसके साथ कितने Cl आ गए? 2। तो इसलिए ये सूत्र बन गया MgCl2। ये अभिक्रिया इस तरह से ये क्या बना रहे हैं? यौगिक बना रहे हैं। समझ में आ रही बात है? अगर नहीं आ रही है यहाँ पर इसको एक बार वापस थोड़ा सा बैक लेके देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। इनके कुछ मेन गुणधर्म है, उनके बारे में अपन बात करते हैं। सुने, इनकी भौतिक प्रकृति की जब हम बात करते हैं तो आयनिक यौगिक जो होते हैं वो ठोस होते हैं थोड़े, और थोड़े कठोर होते हैं और भंगुर प्रकृति के होते हैं। और कैसे होते हैं? भंगुर। जैसे आप नमक का उदाहरण लेके चले, आप NaCl, ये नमक आयनिक यौगिक है। बताओ, थोड़ा ठोस होता है, भंगुर होता है, इसको पीटोगे तो टुकड़ों में बिखरेगा। थोड़े कठोर भी होते हैं, ठीक है। गलनांक और कवतनांक की बात करें तो गलनांक और कवतनांक दोनों ही क्या होता है? अधिक। और घुलनशीलता की बात करें तो बताओ नमक क्या होता है? पानी में घुलता है तो पानी में घुल जाते हैं, लेकिन केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविल्य। आप नमक को पेट्रोल या केरोसिन में घोलोगे तो अविल्य होंगे। ये कैसे होंगे? ये अविल्य। और लास्ट में हम बात करते हैं विद्युत चालकता की। कौन सी चालकता? विद्युत की चालकता। तो बताओ, जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्योंकि दृढ़ संरचना के कारण इनमें आयनों की जो गति है वो नहीं होती। आयनों की गति है
वो नहीं होती, दृढ़ संरचना होती है, मजबूत होता है तो आयन जा नहीं पाते। लेकिन जैसे ही आप इसमें गलित अवस्था में लाओगे, घोलोगे, द्रव अवस्था में लाओगे तो विद्युत का चालन होगा, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेशों के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल उष्मा के कारण थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा, गलित अवस्था में तो ये विद्युत का चालन करेंगे, लेकिन अगर ठोस अवस्था है तो विद्युत का चालन नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। और इसके बाद नेक्स्ट बात है धातुओं की प्राप्ति है, या काफ़ी सारी बातें हैं जो अपन अगली क्लास में करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और बाकी की बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए, मस्त पढ़ाई करिए। गुड नाइट।